नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर कुर्नी उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त आ रही है। एनडीए उम्मीदवार का ऐलान आज संभव माना जा रहा है। एनडीए से बीजेपी का कैंडिडेट हो सकता है, केदार गुप्ता हो सकते हैं उम्मीदवार। साथ ही साथ बसावन भगत की पत्नी पर भी दाव लगाया जा सकता है। ये संभवतः ये तमाम नामों की चर्चा इस वक्त सामने आती हुई। मुकेश सहनी से भी बातचीत इस वक्त जारी है। मुकेश सहनी पर भी दाव लगा सकता है बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। यह संभव माना जा रहा है। हालांकि इन तमाम नामों की चर्चा इस वक्त दावेदार के तौर पर ही है, लेकिन आज ये नाम सामने आ सकते हैं जिसकी चर्चा बहुत तेजी से होती हुई। एनडीए से बीजेपी का उम्मीदवार उपचुनाव में सामने नजर आ सकता है, तो केदार गुप्ता हो सकते हैं। साथ ही साथ बसावन भगत की पत्नी पर भी बीजेपी एनडीए की तरफ से दांव लगाया जा सकता है। मुकेश सहनी के नाम की भी चर्चा इस वक्त हो रही है। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। और शैलेंद्र, कुर्नी उपचुनाव, इसमें कैंडिडेट और कैंडिडेट ऐसा जिस पर जीत की सबसे ज्यादा संभावना हो, वो कैंडिडेट इस वक्त इन तीन नामों में सबसे आगे कौन? देखिए, बीजेपी की बातचीत अब लगभग अंतिम चरण में है और आज करीब 12:30 बजे तक जो जानकारी मिल रही है, बीजेपी इस पर निर्णय ले सकती है। शैलेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? जी बिल्कुल। देखिए, मुकेश सहनी से भी बीजेपी की बातचीत लगातार जारी है पिछले कई दिनों से। और सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी ने भी कुछ शर्त रखा है कि इस शर्त के बाद ही हम आपके साथ आएंगे। और जिस तरीके से कुर्नी उपचुनाव को लेकर के एनडीए में उम्मीदवार के नामों की चर्चा है, उसमें जो बाकी दो नाम है वो दोनों पार्टी से हैं, लेकिन मुकेश सहनी से बीजेपी की जो बातचीत है वो लगातार जारी है पिछले कई दिनों से। शैलेंद्र, जिस शर्त की चर्चा इस वक्त हो रही है कि मुकेश सहनी कुछ शर्तों के साथ उम्मीदवार बनने के लिए राजी हो सकते हैं, तो ये शर्त क्या कुछ है, इससे लेकर कोई जानकारी? देखिए, मुकेश सहनी चाहते हैं कि बीजेपी जो है वो वीआईपी पार्टी से किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाए। मुकेश सहनी खुद उम्मीदवार नहीं बनना चाहते हैं, पहली शर्त। दूसरी शर्त है कि जो निषाद आरक्षण की बात मुकेश सहनी कहते हैं, वो निषाद आरक्षण पर बीजेपी जो है पहले कोई पहल करे, बीजेपी की तरफ से बातचीत हो, उसके बाद हम आए। चूंकि एनडीए में साथ रह करके जो कुछ हुआ, मुकेश सहनी अलग हुए, उसके बाद कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को भी अपने लोगों को जवाब देना है। तो ऐसे परिस्थिति में उन्होंने निषाद आरक्षण का शर्त रखा है। और दूसरी शर्त है कि जो उम्मीदवार हो वो वीआईपी पार्टी से हो और उसका चयन मुकेश सहनी करे। हालांकि बीजेपी का एक बड़ा धड़ा यह चाहता है कि मुकेश सहनी खुद उम्मीदवार हो। यदि चुनाव उन्हें जीतना है, एनडीए को चुनाव जीतना है और महागठबंधन से टक्कर लेनी है, तो ऐसे परिस्थिति में मुकेश सहनी एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं कुर्नी उपचुनाव में। खासतौर पर यदि वहां हम वोटों की बात करें, वहां जातीय समीकरण की बात करें, तो यदि महागठबंधन को टक्कर देने के लिए मुकेश सहनी एक फैक्टर हो सकते हैं। और बीजेपी यही चाहती है कि मुकेश सहनी को मैदान में उतारा जाए। हालांकि मुकेश सहनी से बातचीत बीजेपी की अंतिम दौर में है, आज उस पर निर्णय हो सकता है, लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ है कि उम्मीदवार बीजेपी से कौन होंगे। ये आज लगभग तय होगी और देखना होगा कि मुकेश सहनी मानते हैं या नहीं मानते हैं। हालांकि बीजेपी से उनकी बातचीत पूरी हो चुकी है। जो शर्तें मुकेश सहनी को रखनी थी वो सभी शर्त मुकेश सहनी ने बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके पास रख दिया है। और अब उस पर निर्णय होना आज है कि आज क्या होता है, क्या वाकई मुकेश सहनी से बीजेपी का फिर से समझौता होता है या नहीं होता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी मुकेश सहनी पर दांव लगाना चाहती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुकेश सहनी इन तीन दावेदारों में इस वक्त सबसे आगे, लेकिन मुकेश सहनी के अपने कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों के साथ मुकेश सहनी ने ये कह दिया है कि वो खुद तो कैंडिडेट बना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट रखा जाए। साथ ही साथ जिस आरक्षण की बार बार वो चर्चा करते रहे हैं, उसे भी उन्होंने अपनी शर्तों में शामिल किया है। तो कुर्नी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में महागठबंधन की तरफ से जेडीयू के मनोज कुशवाहा उम्मीदवार होंगे। मनोज कुशवाहा के नाम का ऐलान करते हुए महागठबंधन के नेताओं ने जीत का दावा किया। हालांकि बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि उम्मीदवार जो भी हो, जीत बीजेपी की ही होगी। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने यह निर्णय लिया है
कि मनोज कुशवाहा वो जनता दल यू के उम्मीदवार होंगे। जेडीयू नेता मनोज कुशवाहा कुढ़नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। मनोज कुशवाहा की उम्मीदवारी का ऐलान महागठबंधन के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, साथ में जीत का दावा भी। मुकाबला कहीं है नहीं। 75% वोट पर महागठबंधन है और 25% वोट पर हुए, तो कहां गए मुकाबला है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि जेडीयू के आग्रह पर आरजेडी ने अपनी सीट जेडीयू के लिए छोड़ दी। बता दें कि 2020 में कुढ़नी से आरजेडी उम्मीदवार अनिल सैनी विधायक बने थे, लेकिन एलटीसी घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद उनकी सदस्यता चली गई थी, जिसकी वजह से कुढ़नी में उपचुनाव हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह निर्णय लिया और उन्होंने जो गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की है, उस बातचीत के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार यह निर्णय लिया कि इस उपचुनाव में उस सीट पर जदयू के उम्मीदवार हों। आइए जान लेते हैं कि कौन है कुढ़नी से महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा। कुढ़नी से 3 बार एमएलए रहे हैं मनोज कुशवाहा। पहली बार जेल में रहते फरवरी 2005 में जेडीयू से जीते। नवंबर 2005 में फिर से कुढ़नी से चुनाव जीते। 2010 में जीत के बाद नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने। 2015 में मनोज कुशवाहा को बीजेपी के केदार गुप्ता ने हरा दिया था। 2020 के चुनाव में जेडीयू ने मनोज गुप्ता को मीनापुर भेजा था। मनोज कुशवाहा ने मीनापुर का टिकट लौटा दिया था। महागठबंधन की तरफ से जेडीयू के मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा, कोई भी उम्मीदवार हो, जीत बीजेपी की ही होगी। देखिए, कुढ़नी में जो सीट है वो जदयू के खाते चली गई है। जदयू दावा कर रही है कि जीत होगी। अब जिसके भी खाते में जाए उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के खाते में यदि गई तो और अच्छा है कि नीतीश कुमार तो अप्रासंगिक है, उनके पास कोई वोट। जेडीयू के मनोज कुशवाहा महागठबंधन के उम्मीदवार तो बन गए हैं, लेकिन उनकी राह उतनी आसान नहीं दिख रही, क्योंकि वीआईपी के मुकेश सहनी ने और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी कुढ़नी से उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चुनाव में जाति एक अहम फैक्टर होता है। कुढ़नी विधानसभा सीट भी इससे अछूता नहीं है, इससे अलग नहीं है। कुल 3,11,000 वोटर्स में किस जाति के कितने वोटर हैं, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये निर्णायक होंगे और इसी के आधार पर पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा भी करती हैं। इससे आप कुढ़नी की सियासी गर्माहट को आसानी से भाप सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं। कुढ़नी विधानसभा सीट पर अगर वैश्य वोटरों की बात की जाए तो यह आंकड़ा 55,000 तक जाता है और इन्हीं आंकड़ों के जरिए अपनी अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारने के इस वक्त दावे भी हो रहे हैं। यहाँ भूमिहारों की बात करें तो 32,000 वोटर भूमिहार जाति से आते हैं। वहीं कुशवाहा जाति की बात कर ले तो यहाँ पर इनके वोटरों की संख्या 35,000 के आसपास है। मल्लाह वोटरों की संख्या 31,000 है और इसीलिए बीजेपी की तरफ से मुकेश सहनी पर भी दांव लगाने की कोशिश की जा रही है। जो चर्चाएं हैं, कुढ़नी में 25,000 यादव वोटर भी हैं, जबकि राजपूत वोटरों की संख्या 25,000 के आसपास बताई गई है। कुढ़नी में 30,000 मुस्लिम वोटर हैं, तो कुर्मी वोटरों की संख्या तकरीबन 10,000 के आसपास है। और ब्राह्मण वोटरों की संख्या की बात की जाए तो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में 8,000 के आसपास ये ब्राह्मण वोटर हैं। वहीं बीसी, ईबीसी और एससी, एसटी वोटर को जोड़ दिया जाए तो इनकी कुल संख्या जो है वो 60,000 के आसपास हो जाती है, जिसे लेकर बार बार कहा जा रहा है कि हमारा अगर प्रतिनिधि यहां से खड़ा होता है तो उसके जीत के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि वोटरों की इसी जातिगत संख्या को जोड़कर पार्टियां अपने अपने हिसाब से जीत का दावा और सीट पर अपनी दावेदारी इस वक्त रख रही हैं। हो गया बेटिया का विवाह, लेकिन कर्ज के बोझ से दब गया किसान। बैंक से आने लगा कर्ज वसूली का फरमान, तो कोर्ट पहुंचा बुजुर्ग गरीब किसान।
जब कोर्ट में फूट फूट कर रोया किसान, तो पसीज गया जज साहब का दिल। गरीब किसान ने जज साहब को सुनाया अपना दुखड़ा, तो जज साहब ने अपनी जेब से चुकाया किसान का कर्ज। कोर्ट में गरीब किसान और जज की अनोखी कहानी। जज साहब सिर्फ फैसला सुनाते हैं, दुर्दांत अपराधियों को फांसी तक की सजा जज साहब ही देते हैं। लेकिन जब जहानाबाद में जज साहब के सामने एक गरीब किसान पहुंचा, अपना दुखड़ा सुनाया, तो जज साहब का दिल पसीज गया और उन्होंने जो किया उसकी चौतरफा तारीफ हो रही है। जब साहब का फुला रहा तू कर रहा चेक से कई तो आओ हम आशीर्वाद देंगे आओ का। गरीब बुजुर्ग ब्राह्मण राजेंद्र तिवारी के मुंह से आशीर्वाद के वचन उस जज के लिए निकल रहे हैं जिसने इन्हें कर्ज के भंवरजाल में डूबने से बचा लिया। जज साहब ने इस किसान के लिए अपनी जेब से 10,000 रुपए चुकाए और इस तरह किसान कर्ज मुक्त होकर कोर्ट के दरवाजे से बाहर निकला। हमको पास पैसा नहीं था, 18,000 मांग रहे थे 600। जज साहब आ गए, जज साहब ने हमको मदद किया कि हम 10,000 दे देंगे गरीब ब्राह्मण को। 5,000 आप दिए और 3,000 और कौन दिया? 3,000 हम लोग लड़का ही का है गाँव घर से, बाकी 10,000 जज साहब। इस गरीब ब्राह्मण की जिंदगी पहले से बेपटरी थी, लेकिन बेटी की शादी के बाद इसकी जिंदगी कर्ज के भंवरजाल में फंस गई थी। 18 साल पहले राजेंद्र तिवारी ने अपनी बेटी की शादी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से कुछ रुपए लिए थे, जो ब्याज के साथ बढ़कर 36,000 रुपए हो गए। कर्ज चुकाने के लिए बार बार नोटिस आ रहा था। लोन नहीं चुकाने पर मामला लोक अदालत पहुंचा। बैंक के मैनेजर ने किसान की हाल देखते हुए ब्याज माफ कर दिया, लेकिन 18,600 रुपए चुकाने को कहा। किसान के पास महज 5,000 रुपए थे। कुछ लोगों ने चंदा कर 3,000 रुपए दिए भी, लेकिन इससे कर्ज से मुक्त होना असंभव था। ऐसे में ये किसान कोर्ट में फूट फूट कर रोने लगा। किसान को देखकर जिला जज राकेश सिंह का दिल पसीज गया और उन्होंने बाकी के 10,600 रुपए अपनी जेब से निकाल कर दिए और बुजुर्ग किसान को कर्ज से मुक्त करा दिया। हम सरदार कर्ज लड़की के शादी के लिए थे और हमसे कर्ज चुकाया नहीं, हम पर नोटिस हो गया। हम कर्ज 5,000 रुपया लेके मालिक भी रसूल करने के लिए, तब हमको पास पैसा नहीं था, 18,000 मांग रहे थे 600। जज साहब आ गए, जज साहब ने हमको मदद किया कि हम 10,000 दे देंगे गरीब ब्राह्मण को। जज साहब ने गरीब किसान की मदद कर न्याय के इतिहास में एक मिसाल पेश की है, ऐसी मिसाल जो फिल्मों में भी देखने को नहीं मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन बिमल की रिपोर्ट। गोपालगंज में मद्य निषेध विभाग ने शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 88 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब भी बरामद की गई। अभियान के तहत यूपी से शराब की पार्टी कर लौट रहे 75 लोगों के साथ 13 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने कहा कि संयुक्त मद्य निषेध अभियान में कुल 88 लोगों को उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेजा गया और इस अभियान में गोपालगंज के अलावा सिवान उत्पाद विभाग की टीम भी शामिल रही। सिवान की टीम थी और हम लोग गोपालगंज के विभिन्न क्षेत्रों में हर अनुमंडल में उसका जैसे भेंगारी हो गया, एक डंगा हो गया, भागीपट्टी, समौर, पगड़ा, पकहा, बलथरी, माझा, मोहम्मदपुर, मतलब पूरे जिले में हम लोग छापामारी किए हैं और ये गिरफ्तारी की है।
खबर पटना से, जहां साइबर क्राइम के एक बड़े इंटरनेशनल गैंग का दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया और इस गिरोह का लिंक बेंगलुरु से जुड़ा हुआ था और अब तक गिरोह के द्वारा 17 करोड़ से अधिक की उगाही की गई है। पुलिस ने रूपसपुर थाना क्षेत्र के मेरिडियन ग्रीन अपार्टमेंट से 42 लैपटॉप, 200 पेन ड्राइव और 100 मोबाइल को जब्त किया है। पटना के एसएसपी ने कहा कि गिरोह के नेटवर्क को फंसाने के लिए एक स्ट्रेटजी तैयार की गई, जिस पर पटना पुलिस काम कर रही है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। साइबर क्रिमिनल्स के गैंग ने अपनी करतूतों के कारण बिहार पुलिस में खलबली मचा दी है। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने पटना पुलिस के सहयोग से रूपसपुर इलाके में मेरिडियन ग्रीन अपार्टमेंट में छापेमारी कर 16 साइबर क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है। ये जो यहाँ पर अपार्टमेंट है, यहाँ से सेक्सटॉर्शन का अड्डा बनाकर रखा गया था और यहाँ से बेंगलुरु के लिंक जुड़े हुए थे और बेंगलुरु से यह पूरा गैंग ऑपरेट होता था। पटना में रकम की उगाही की जाती थी। यहाँ से दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने 42 लैपटॉप, 200 पेन ड्राइव, 100 मोबाइल जब्त किए हैं। किराए पर इस अपार्टमेंट में 2 फ्लैट लिए गए थे। इस गिरोह के आतंक के कारण दिल्ली में एक शख्स ने आत्महत्या कर ली, जबकि दूसरे को गंभीर रूप से हार्ट अटैक आया है। दरअसल ये जो गैंग है, ये पटना में बैठकर नई स्कूटी बुकिंग के लिए एक महिला से कॉल करवाता था और फिर वीडियो कॉल के बाद धीरे धीरे जब कस्टमर से बात होती थी, उसके बाद असली फोटो लेकर उनसे पैसे वसूले जाते थे। 1-2 बार फोन करने के बाद जो महिला है वो खुद न्यूड हो जाती थी और सामने वाले को भी ऐसा करने को कहती थी। सामने वाला जैसे ही न्यूड होता था, पुलिस जो महिला है वो उसका पिक्चर ले लेती थी और उसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता था। अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 17.5 करोड़ रुपए इस गैंग ने वसूले हैं, जो कि भारी भरकम राशि जो है वो बताई जाती है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला बिहार की राजधानी पटना में, और एक जो साइबर क्रिमिनल्स का अड्डा जिस तरीके से संचालित हो रहा था, उसने कई सवाल खड़े कर दिए थे। अगर एक शख्स ने आत्महत्या नहीं की होती और पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, तो शायद ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं इन तक पहुंचना काफी मुश्किल होता। जो 16 लोग पकड़े गए हैं उनमें 4 आंध्र प्रदेश के हैं, कई झारखंड के हैं और कई बिहार के रहने वाले हैं। तो अब न्यूज 18 की भी अपील है कि सोशल मीडिया पर आप किसी भी तरह का अपना मोबाइल नंबर वेबसाइट पर या सोशल साइट पर सार्वजनिक न करें। अगर किसी तरह का कोई अनजान कॉल बार बार आपके मोबाइल पर आता है तो उसे तुरंत ब्लॉक कर दें या इसकी रिपोर्ट करें। अपने मोबाइल और लैपटॉप के वेब कैमरे को ऑफ कर रखें जब वे इस्तेमाल में न हो। सोशल साइट पर किसी भी अनजान लोगों को आप तत्काल न जोड़ें और उन्हें ब्लॉक कर दें, क्योंकि ये जो मामला है यह काफी चौंकाने वाला है। राजधानी पटना में एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था इस गिरोह का और पटना पुलिस को भी इसकी भनक नहीं थी। अब इस बात के खुलासे के बाद निश्चित तौर पर पटना पुलिस के लिए भी एक सबक है और पटना के एसएसपी न्यूज 18 को मानवजीत सिंह ढिल्लों ने जानकारी दी है कि जो अब तक क्लू मिले हैं उसके आधार पर आगे जांच की जाएगी, क्योंकि इसमें कई महिलाओं के भी इन्वॉल्वमेंट की बात है। 16 लोगों ने जो उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे कई क्लू मिले हैं दिल्ली पुलिस और पटना टीम को। अब देखना होगा आने वाले दिनों में इस पूरे नेटवर्क को कैसे खंगाला जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिल्कुल साइबर क्रिमिनल से बचने की जरूरत और इसके लिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। सचेत रहिए, सावधान रहिए। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर भूमि विवाद में बम फेंकने का मामला सामने आया है। यह घटना पियर थाना क्षेत्र के बैंगरी की है। वहीं मामले की जानकारी पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने पुलिस का विरोध शुरू कर दिया। काफी हंगामे के बाद पुलिस ने मामले को शांत कराया है और इस मारपीट की घटना में 4 लोग घायल हो गए। तो भूमि विवाद में गोली चलाई गई। घर पर एक पक्ष ने इस दौरान बम भी फेंका। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और देखिए कैसे अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिला। लेकिन इसके बावजूद पुलिस यहां पर लेट से पहुंचती है, जिसे लेकर लोगों की नाराजगी और गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया।
और जन स्वराज पद यात्रा के 42वें दिन प्रशांत किशोर बेतिया पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की तरफ से सीधे तौर पर लगातार जो हमले किए जा रहे हैं, उसमें बिहार के अलग अलग जिलों में जब जन स्वराज यात्रा वो कर रहे हैं, तो इसी पद यात्रा के 42वें दिन वो बेतिया में मौजूद थे। अपनी पद यात्रा के दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के भी बड़ा ऐलान किया। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा कि वो राजनीतिक पार्टी बनाएंगे कि नहीं, ये जल्द ही तय कर लिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने अपनी चंपारण यात्रा के दौरान कहा कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे या नहीं, ये चंपारण के लोग तय करेंगे। प्रशांत किशोर पदयात्रा के माध्यम से अब तक 500 किलोमीटर से ज्यादा चलकर 300 से अधिक गांव में पहुंच चुके हैं। इन लोगों के साथ वो बातचीत कर चुके हैं, सरकार को बार बार वो निशाने पर ले चुके हैं, व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। पदयात्रा के 42वें दिन वो बेतिया में मौजूद थे। देख रहे हैं, हम कोई समाज सुधारक नहीं है, हम एक समाज के स्तर पर प्रयास कर रहे हैं ताकि लोकतंत्र, जो हम लोग के देश में लोकतंत्र है, उसमें एक स्वच्छ राजनीतिक व्यवस्था बनाई जा सके। स्वच्छ राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए समाज की मेरी नजर में बड़ी भूमिका है। जब तक समाज को जगाया नहीं जाएगा, समाज से सही लोगों को साथ में नहीं लेकर एक व्यवस्था बनाई जाएगी, तब तक एक आप स्वच्छ राजनीतिक व्यवस्था नहीं बना सकते हैं। इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये दल बनाने का अभियान नहीं है, ये अभियान है एक नई व्यवस्था बनाने का, जिसमें समाज के लोगों के, समाज के प्रयास से, समाज के अनुभवों से उनको साथ में लाकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए। अगर विकल्प नहीं है तो प्रशांत किशोर दल बना लेंगे तो विकल्प नहीं हो। तो प्रशांत किशोर पार्टी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि ये चंपारण की जनता तय करेगी, ये आम लोग तय करेंगे और आने वाले वक्त में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। बिहार के रोहतास और झारखंड के पलामू की दूरी अब मात्र 2 किलोमीटर रह जाएगी। ऐसा संभव हो पाएगा भारत सरकार के पथ परिवहन विभाग के द्वारा निर्माण कराए जा रहे पंडू पुल की वजह से, जिसके शिलान्यास के लिए सोमवार को केंद्रीय पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रोहतास आ रहे हैं। सासाराम के बीजेपी सांसद शेधी पासवान खुद पिछले 2 दिनों से पंडुका में डटे हुए हैं और तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। बड़ी बात है कि पंडुका पुल का निर्माण जो बना बहुत जरूरी था, कारण कि टोटल तिलौथू, रोहतास और नॉर्थ टोटल इंडस्ट्रियल प्लेस जो था वो टोटल खत्म हो गया। आवाजाही टोटल लोगों का बंद हो गया है। हम समझते हैं कि इससे नौजवान, जो भी नौजवान साथी हैं, उसको दूसरे राज्यों में जाने का अवसर मिले। छपरा के खैरा थाना क्षेत्र के खुदाई बाग गांव में आपसी विवाद में एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम मोहम्मद नजीम बताया जा रहा है, जो रोजा मोहल्ले का रहने वाला था, और कहा जा रहा है कि घर में झाड़ू लगाने को लेकर के विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद पट्टीदारों से कहा सुनी होती है, मामले में तूल पकड़ लिया और इसी विवाद में मोहम्मद नजीम की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।